दोस्तों नमस्कार। मैं लता आज वापस आपसे मुखातिब हूँ रीतिकाल लेकर। हम अभी तक रीतिकाल के व्याख्या विश्लेषण के क्रम में इसे समझते हुए रीतिकाल के नामकरण, सीमा निर्धारण, उसकी परिस्थितियाँ अथवा पृष्ठभूमि और साथ ही रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों, इन सब की चर्चा कर चुके हैं। और इसे समझने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए थी, इन सब का बारीक अध्ययन हमने किया है। अब आगे इसी श्रृंखला में हम रीतिकाल को समझने के क्रम में इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब हम रीतिकालीन काव्य स्वरूप अथवा विविध काव्य धाराएं, इस पर बातचीत करेंगे। यह बातचीत बहुत आवश्यक होगी क्योंकि इसके साथ ही रीतिकाल में आने वाले जितने भी कवि हैं वे सब समाहित हो जाएंगे। एक तरह से आप ये जो बिंदु अब जिस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, काव्य धाराओं पर, विविध काव्य स्वरूप की जो धाराएं हैं उस पर, इसके साथ आप जितने भी तरह के कवि हैं उनके काव्य का जो स्वरूप है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो सीमाएं हैं और जो उनका जितनी भी विशिष्टताएं हैं, वो सब एक साथ हम समझ पाएंगे। और बहुत ज़्यादा लंबा न बने आंसर, इसकी मैंने पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आप लोग बेहतर समझ पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। तो मित्रों, आज जो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पहले ही जैसे मैंने आपको बताया कि रीतिकाल के काव्य स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे। तो इस काव्य स्वरूप पर चर्चा करते हुए हम इसकी विविध काव्य धाराओं पर बातचीत करेंगे। अभी जो हमारा सबसे पहला जो पड़ाव होगा वो होगा रीतिबद्ध। आगे चलकर फिर हम रीति सिद्ध पर चर्चा करेंगे और सबसे आखिर में हम रीति मुक्त काव्य धारा पर बातचीत करेंगे। तो आइए अध्ययन आरंभ करें। रीतिकालीन कविता मुख्यतः काव्य शास्त्रीय आधार पर अपना मार्ग बनाती है। रीतिकाल में संस्कृत काव्य पद्धति के अंतर्गत लेखन की अधिकांश सामग्री होने के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के मध्य युग को रीतिकाल की संज्ञा दी। काव्य शास्त्रीय परंपरा में लेखन की शुरुआत भक्ति काल में ही कृपाराम की हित तरंगनी, नंददास की रसमंजरी, सूरदास की साहित्य लहरी, केशवदास की कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया जैसी रचनाओं के साथ हो चुकी थी। मूलतः आचार्य केशवदास के प्रभावशाली लेखन ने हिंदी में रीति निरूपण की मजबूत नींव रखी। आगे चलकर रीतिकालीन आचार्य कवियों की अविच्छिन्न परंपरा का सूत्रपात हुआ। संस्कृत में साहित्य शास्त्रीय विवेचन बड़ी गंभीरता एवं संलग्नता के साथ हुई, किंतु हिंदी में वो प्रौढ़ता नहीं रही। इसका मूल कारण तत्कालीन सामंती परिवेश था, जहाँ विशुद्ध काव्य शास्त्रीय अभिरुचि अंशतः थी। वस्तुतः उस काल के आश्रयदाता व कवि आचार्य दोनों ही मूलतः रसिक थे। वे काव्य शास्त्र के सामान्य ज्ञान के साथ अपनी रसिकता का आनंद ले रहे थे। जहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस एवं अलंकार संप्रदायों का वृहद रूप सामने आया, वहीं रीतिकालीन कविता रस एवं अलंकार संप्रदायों के चित्रण के साथ ही सिमट गई। वास्तव में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्देशन करने वाले आचार्य एवं काव्य रचनाकार अर्थात कवि दोनों भिन्न हुआ करते थे, किंतु हिंदी में काव्य शास्त्रीय निरूपण के आचार्यत्व एवं कवि कर्म दोनों एक ही विद्वान करने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप
रीतिकाल के कवि न तो पूर्णतः आचार्य बन पाए, ना ही मूलतः कवि। मैं यहाँ एक विशेष दबाव के साथ आपको यह बात बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि क्या मूल फ़र्क था, क्योंकि संस्कृत काव्य शास्त्र ही मूल काव्य शास्त्र है जहाँ पे इसकी सम्यक चर्चा, विशद वर्णन हुआ। और वहाँ पे जो किया जा रहा था वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संस्कृत काव्य के अंतर्गत आचार्य अलग थे और कवि अलग थे। तो कवि अपने मौलिक रचना के साथ कवि कर्म कर रहे थे और जो आचार्य थे वह उस कवि कर्म का आकलन, उसका समीचीन आलोचना कर रहे थे। तो इसलिए जो संस्कृत काव्य शास्त्र में जो शास्त्रीयता आधारित जो लक्षण, उदाहरण आदि दिए गए वे सब बहुत शास्त्र सम्मत हुए। किंतु जब हम हिंदी में देखते हैं तो हमारे जो हिंदी के जो रीतिकालीन आचार्य कवि हैं वे दोनों ही बातों को एक साथ साधने की कोशिश में लग गए। मतलब वो आचार्यत्व भी ग्रहण करना चाहते थे और कवि भी बने रहना चाहते थे। तो मतलब वो कवि भी थे और आलोचक भी थे, दोनों एक साथ थे और इसलिए अपने वो दोनों ही प्रतिभा के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाए। तो यही बात मैं यहाँ कहना चाह रही थी कि हिंदी में काव्यशास्त्रीय निरूपण के आचार्यत्व एवं कवि कर्म दोनों एक ही विद्वान करने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप रीतिकाल के कवि न तो पूर्णतः आचार्य बन पाए, ना ही मूलतः कवि। इसलिए हमने देखा कि रीतिबद्ध कवियों की अपेक्षा रीतिसिद्ध कवि में काव्य प्रतिभा अधिक विकसित हुई एवं रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के कवियों में प्रतिभा का चरम प्रदर्शन संभव हो पाया। रीतिकालीन कवियों को प्रायः 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उसी आधार पर रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं प्रमुखता से देखी जाती हैं। पहला रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा रीतिसिद्ध काव्य धारा, तीसरा रीतिमुक्त काव्य धारा। तो आज अभी हम पूर्णता के साथ रीतिबद्ध काव्य धारा पर केंद्रित होंगे और इसकी ही व्याख्या करेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत वे कवि जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कहलाए। राज दरबारी परंपरा में कितने ही ऐसे कवि थे जिन्होंने आचार्य बनने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, किंतु अधिकांशतः उनका रीति निरूपण एकांगी, अधूरा एवं अपरिपक्व ही रहा। ये कवि काव्य रीतियों में बंधकर अपने काव्य भावना का व्यापक प्रसार करने में भी कई बार असमर्थ प्रतीत होते थे। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल पर चर्चा करते हुए लिखा है, वागधारा बंधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। शुक्ल जी ने मर्यादावादी जीवन दृष्टि व लोक मंगलकारी भावों का कलात्मक उच्च स्तरीय सामंजस्य को सर्वोत्कृष्ट साहित्य माना है, किंतु रीतिकाल में ऐसी काव्यधारा का अभाव रहा, बल्कि वासनात्मकता एवं चमत्कार प्रधानता की ही प्रचुरता रही। तथापि रीतिबद्ध कविता में शास्त्रीयता एवं श्रृंगारिकता का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। इस काव्य प्रवृत्ति के केंद्र में दरबारी मानसिकता थी। दरबार में कविता संगीत व नृत्य के साथ साथ मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गई। इसलिए रीतिबद्ध काव्य चमत्कार प्रधान हो गई, ताकि अपने आश्रयदाताओं को आश्चर्य मिश्रित आनंद दिला सके। इसी चमत्कार प्रधानता ने रीतिबद्ध काव्य में वाग वैदग्ध्यता, सघनता, लघुता और श्रृंगारिक उत्तेजना का अनुपम संचार किया।
रीतिबद्ध आचार्य कवियों का उद्देश्य अपने दरबारी सामंतों की रसिक प्रियता को तुष्ट करने के लिए हिंदी भाषा के माध्यम से काव्य शास्त्र का साधारण ज्ञान उपलब्ध कराना एवं रमणीय उदाहरणों के द्वारा मनोरंजन करना था। ये आचार्य कर्म के रूप में अपने काव्य कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि आचार्यों को जानना अनिवार्य है। तो अब हम रीतिबद्ध काव्य आचार्यों या काव्य कवियों जो रचनाकार हैं इसकी व्याख्या करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है आचार्य केशवदास का। इनका समय 1560 से 1601 अनुमानतः माना जाता है। साहित्य इतिहास में इनकी चर्चा भक्ति काल के फुटकल कवि एवं रीति काल के आरंभिक प्रस्तावना काल के कवि की श्रेणी में की जाती है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं, केशव की रचना में इनके 3 रूप दिखाई देते हैं, आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। ये परमार्थतः हिंदी के प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्था पूर्वक स्थापना की थी। आचार्य शुक्ल ने केशव की सहृदयता पर आक्षेप करते हुए इनकी कविता में दुरूहता और अस्पष्टता का सविस्तार उल्लेख किया। केशवदास ने मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्य रूपों में अनेक काव्यों की रचना की। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला, वीर प्रसिद्ध, देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी तथा विज्ञान गीता आदि रीतिकालीन कविता के लिए एक विशेष मानसिक वातावरण के निर्माण में इनका योगदान मूल्यवान है। यद्यपि इनके सहृदयता और निर्मल शास्त्र ज्ञान का अभाव माना जाता है, फिर भी रीतिकालीन कविता की सभी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व केशव का साहित्य करता है। अतः केशव की कविता में शास्त्रीय विवेचन की पर्याप्त सामग्री मिलती है। चिंतामणि तिकवापुर कानपुर में है। निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1666 ईस्वी सन में 1609 माना जाता है। सूर्यवंशी भोसला राज मकरंद शाह के लंबे काल तक दरबारी कवि रहे। इनकी ही पेशकश पर उन्होंने अपने ग्रंथ पिंगल की रचना की थी। इनके द्वारा लिखित अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ हैं काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी और रामायण। कुछ एक अन्य ग्रंथों का भी नामोल्लेख मिलता है, किंतु वे उपलब्ध नहीं हैं। कविकुल कल्पतरु का रचनाकाल 1657 ईस्वी माना जाता है। इसमें कुल 8 अध्याय एवं 1133 पद्य हैं। एक अन्य ग्रंथ श्रृंगार मंजरी नामक भी प्राप्त होता है, किंतु वह ग्रंथ संस्कृत के अनुवाद की छाया मात्र है। चिंतामणि की भाषा शैली काफ़ी परिष्कृत रही है। इन्होंने स्वच्छ शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। छंद योजना अनुपम रही है। कवित्व एवं सवैयों में भी सौष्ठव है। इस प्रकार आचारत्व और कवित्व दोनों दृष्टियों से चिंतामणि रीति काव्य परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे देखते हैं मतीराम। इनका जीवन काल 1603 से 1693 ईस्वी माना जाता है। इन्हें दीर्घायु का वरदान मिला। इनका जन्म तिकवापुर जिला कानपुर में हुआ। इनका जीवन प्रायः राजाश्रय में ही व्यतीत हुआ। माना जाता है कि जहांगीर की इच्छा पर फूल मंजरी नामक रचना, जिसमें 60 दोहों का निर्माण किया, कुमायूं के राजा उद्योत चंद्र के पुत्र ज्ञानचंद्र के लिए अलंकार पंचाशिखा की रचना की।
इन्होंने भोजराज नाम के राजा के लिए मतीराम सतसई की रचना की। बूंदी के महाराज भाव सिंह को लेकर ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ लिखी तथा छंदसार नामक ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित किया। हमने देखा है कि ये जो जितने भी कवि थे, रीतिकालीन जितने भी कवि थे, ये सब आश्रयदाताओं के साथ रहते थे, मतलब दरबारी परंपरा के कवि थे और अपने आश्रयदाता के साथ रहकर काव्य रचना करते थे। तो इसीलिए ये सारे जिक्र आ रहे हैं। मतीराम रीतिकाल के विशिष्टांग रस अलंकार छंद निरूपक आचार्य के रूप में स्थापित हैं। इन्होंने रस और नायिका भेद के लक्षणों का आधार लेकर रसराज नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रचा। इन्होंने अपने दोहों में लक्षण और सरस सवैयों कवित्वों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इनका ग्रंथ ललित ललाम प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ है। मतीराम की प्रसिद्धि के मूल में उनके उदाहरणों की स्वाभाविक सरसता है। रीतिकालीन कवियों की तरह इन्होंने वैचित्र प्रदर्शन के स्थान पर स्वाभाविकता को महत्व दिया। रीतिकालीन परिपाटी का पालन करते हुए रूढ़ियों से मुक्त होने का प्रयास प्रमुखता से इनका रहा है। लोक जीवन के श्रृंगारिक भाव को कविता की विषय वस्तु इन्होंने बनाया। अगले कवि हैं, आचार्य कवि हैं भूषण। सन 1613 से 1515 ईस्वी अनुमानतः ये माना जाता है, इनका समय माना जाता है। इनका संपूर्ण लेखन वीर रस प्रधान रहा है। आजीवन अपने आश्रयदाताओं के प्रश्रय में रहे, किंतु छत्रसाल और वीर शिवाजी के प्रति उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। शिवराज भूषण ग्रंथ अलंकार ग्रंथ माना जाता है। इसके उदाहरण वीर रस से परिपूर्ण हैं। इनके दो मुक्तक ग्रंथ शिवा पावनी और छत्रसाल दशक में भूषण का कवि रूप अधिक उभर सका है। वीर रस के साथ साथ अद्भुत, भयानक, विभत्स और रौद्र भी इसमें व्यंजित हुए हैं। इनकी अन्य रचनाएं भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा भी उपलब्ध हैं। इनकी साहित्यिक भाषा ब्रज थी। रीतिकाल के आचार्य की प्रतिष्ठा तो इन्हें नहीं मिल पाई, किंतु कवित्व की दृष्टि से इनका प्रमुख स्थान रहा। भूषण वास्तव में इनका नाम नहीं बल्कि उपाधि है, जो इन्हें चित्रकूट के नरेश सोलंकी हृदयराम के पुत्र रुद्र ने प्रदान की थी। भूषण ओज और वीरता के कवि थे। अगले आचार्य कवि हैं देव। इनका मूल नाम देवदत्त और समय सन 1673 से 1767 ईस्वी था। रीतिकालीन कवियों में देवदत्त का भाव, सौंदर्य और रचना कौशल की दृष्टि से मूर्धन्य स्थान है। हिंदी में कुछ आलोचक तो उन्हें रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि एवं सूर तुलसी के बाद ब्रजभाषा के सबसे सामर्थ्यवान कवि के रूप में मानते हैं। देव को जीवन भर बिहारी या भूषण की तरह सशक्त आश्रयदाता के अभाव में छोटे बड़े दरबारों के चक्कर लगाते रहना पड़ा। उनके ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, किंतु अभी तक उपलब्ध 25 ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास में 18 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र, देव माया प्रपंच आदि प्रमुख रचनाएं हैं। भाव विलास, रस, नायिका भेद और अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शब्द रसायन, सुख सागर, तरंग तथा अष्टयाम काव्यांगों पर लिखित लक्षण उदाहरण ग्रंथ हैं। देव आचार्य कवि थे। उनकी लेखनी में सौष्ठव, समृद्धि और अलंकरण का विशेष स्थान था। देव कविता में छंद की गति, शब्द की वर्ण मैत्री एवं सरस नाद सौंदर्य महत्वपूर्ण स्थान
रखते हैं। अतः अपनी रीतिकालीन परिपाटी को सुदृढ़ करते हुए शिल्प विशेषज्ञता एवं भाव सरसता के कारण ही देव रीति युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इसी श्रृंखला के अगले आचार्य कवि हैं भिखारी दास। भिखारी दास का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। इनका कविता काल सन 1725 ईस्वी से 1760 ईस्वी के बीच ठहरता है। भिखारी दास द्वारा रचित 7 ग्रंथ उपलब्ध हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोनव पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय के अंतर्गत रस निरूपण एवं नायिका नायक भेद का वर्णन किया गया है। मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव तथा भानु मिश्र जैसे संस्कृत आचार्यों के अलावा केशव, चिंतामणि आदि रीति कवियों का लक्षण निरूपण एवं उदाहरणों का आश्रय लेकर काव्य निर्णय ग्रंथ का निर्माण इन्होंने किया। परंपरा के पूर्ण प्रतिपादन के साथ साथ इस ग्रंथ में मौलिकता भी विद्यमान है। रीति काव्य में भिखारी दास का महत्व और आचार्य, कवि और आचार्य दोनों रूप में है। रीति काव्य में भिखारी दास का महत्व कवि और आचार्य दोनों रूपों में है। काव्यांग निरूपण में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने छंद, रस अलंकार, रीति, ध्वनि, युग, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का सफल विश्लेषण किया। काव्यांग विवेचन में इन्होंने मनमोहक एवं रीति युक्त उदाहरणों की मनोरम श्रृंखला प्रस्तुत किए हैं। सर्वांग निरूपक आचार्य की ख्याति से प्रतिष्ठित भिखारी दास की रचनाओं में भावों की स्वाभाविकता एवं कलात्मकता का सुंदरतम संयोग मिलता है। अगले महत्वपूर्ण कवि आचार्य हैं पद्माकर। इनकी जो समय सीमा है वह है 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी। पद्माकर रीति काल के अंतिम आचार्य कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। साथ ही कवि पद्माकर को रीति काल के विशिष्टांग निरूपक आचार्य की प्रसिद्धि भी प्राप्त है। इन्हें अपने जीवन काल में कितनी ही आश्रयदाताओं का राजाश्रय लेना पड़ा। सागर नरेश राघोबा, अर्जुन सिंह दतिया, नरेश महाराज परीक्षित, राजधान के हिम्मत बहादुर सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, सवाई महाराज जगत सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राम सिंह के राजकवि के रूप में ये रहे। जगत विनोद इनका नवरस निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिम्मत बहादुर विरुदावली इनकी वीर रस की उत्कृष्ट रचना है। गंगा लहरी और प्रबोध पचासा भी पठनीय ग्रंथ हैं। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। इसमें लक्षणों की स्पष्टता एवं उदाहरणों की सरसता अधिक प्रशंसनीय है। इन्होंने मुक्तक एवं प्रबंध दोनों शैलियों में रचना की। इनकी भाषा प्रवाहमय, सरस एवं व्याकरण सम्मत है। शुक्ल जी ने समग्रतः पद्माकर की नूतन कल्पना, दृश्य चिंतन एवं भाषा की अनेक रूपता की प्रशंसा की है। अतः हमने देखा कि उपयुक्त सभी आचार्य कवियों ने रीतिबद्ध काव्य धारा को स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने में अपना मूल्यवान योगदान दिया है। ये जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, रीतिकाल की जो काव्य धाराओं का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत आने वाला ये रीतिबद्ध काव्य धारा जो है यह यहाँ समाप्त होता है। और अगले दफ़े हम लोग
अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मिलकर रीति सिद्ध काव्य धारा की, जो ठीक इसके बाद ठहरता है। तो मैं वापस कहूँगी कि पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मूल तथ्य को जानना लाजमी है, आपके लिए भी और मेरे लिए रखना लाजमी है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। अगर विषय थोड़ा विस्तार में हो गया हो तो भी उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर पढ़ेंगे, और हम लोग जल्दी ही अगले विषय बिंदु के साथ मिलते हैं।